गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 9वां क्लास है, 9th क्लास है आज। जैसा कि कल हमने कमिटमेंट किया था कि अब न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे मैथ में, और उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, कल के होमवर्क को अच्छे तरीके से बनाकर उन सभी बच्चों ने फिर दोबारा भेजा जिन्होंने कल भेजा था। बहुत अच्छी बात है। आज मैं उनका नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने कल होमवर्क भेजा था। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फिर क्लास के अंत में फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे स्टार्ट में। ठीक है, आप इन दोनों ही समीकरण को गौर से देखें। यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ ले। सबसे पहले दो चर वाले, दो चर हैं x और y, मतलब दो वेरिएबल हैं इसमें, जिसका मान बदलता रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। तो दो चर हैं x y। अब रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिस समीकरण का घात एक हो। यहां भी घात एक छिपा हुआ है, यहां भी घात एक छिपा हुआ है, यहां भी एक घात है, यहां भी एक घात है। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण भी है। दो चर वाले हो गए, रैखिक समीकरण भी हो गए। रैखिक समीकरण उसे हम कहते हैं जिसके एक पावर होते हैं, घात एक होते हैं। और अंत में है युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब पेयर। ये पेयर, तो देखिए जब भी ये रहेगा तो जोड़े में रहेगा, पेयर। एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर दो है x और y। रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इसका पावर 1 है। सब जगह x y चर का पावर देखा जाता है, चर का पावर 1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर। जब भी रहेंगे तो जोड़े में रहेंगे, एक ये और एक ये, इसलिए इसका नाम पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, आप समझ चुके होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों इनका नाम पड़ा है। चलिए, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप कहलाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है कि नहीं? उसी तरह से व्यापक रूप, हम दो चर वाले का व्यापक रूप क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0
और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक है x माइनस 2y इक्वल टू 11, 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर पद को इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि देखिए c1 अचर पद है, ये x वाला, ये y वाला, ये अचर पद है। अचर पद क्या है, इस लेफ्ट साइड में एक ही तरफ में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। x माइनस 2y प्लस 11 इधर आएगा, माइनस 11, उधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा। 3x प्लस y प्लस 5 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसमें लिखेंगे a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। उसके बाद लिखेंगे a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। देखिए पहले समीकरण में जो भी होता है a1 b1 c1 कहलाता है, और दूसरे समीकरण में x का गुणज a2 y का गुणज b2 और कांस्टेंट टर्म c2। तो पहले हम पहले समीकरण में लेके चलते हैं। तो पहला समीकरण कौन है, x प्लस माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x में किस चीज से गुना है, 1 से, मतलब a1 इक्वल टू 1। कोई अंक नहीं है मतलब 1 से गुना है। अच्छा b1 क्या होता है, पहले समीकरण में y को किस चीज से गुना है, -2 से। प्लस नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस छिपा हुआ है, यदि माइनस है तो लिखना अवश्य है। और c1 अचर पद, पहले समीकरण का अचर पद कौन है, -11। अब आ जाइए दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2। a2 कितना है 3, b2 कितना है 1 और c2 कितना है -5। x का गुणज a2 दूसरे समीकरण में, y का गुणज किस चीज से गुना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यदि यहाँ माइनस रहता तो -1 हो जाता, और अचर पद क्या है -5 है, वो c2 हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये व्यापक रूप, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी जब हम चैप्टर शुरू करेंगे। अभी चैप्टर हम शुरू नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसका एक्स्ट्रा फंडामेंटल जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको हम मिटाते हैं, बस व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप था इसका, मतलब किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम जब व्यापक रूप में सजाएंगे तो पहले समीकरण में x का गुणज a1, y का गुणज b1 और अचर पद c1, इसी तरह दूसरे में a2, b2 और c2। ओके चलिए, अब एक बात और जान लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग हल करते हैं, मतलब x और y का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसकी कई विधियां हैं। सबसे पहला विलोपन विधि। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए प्रतिस्थापन विधि। किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। दूसरा विलोपन विधि। तीसरा वज्र गुणन विधि। और चौथा आलेख विधि। ये चार विधियां हैं। इन चारों विधि में से हम चारों में से किसी से भी हल कर सकते हैं। ये चार विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और लास्ट में आलेख विधि ग्राफ मेथड।
मतलब इन चारों विधि से हम क्या कर सकते हैं, x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो और एक चीज आप लोग जान लें, इसमें पहला ये 3 विधि जो है ये बीजगणितीय विधि कहलाता है। और ये ज्यामितीय विधि, याद रखें, इसको याद रखें केवल। ठीक है, ये तीनों प्रतिस्थापन, विलोपन और बजगुणन, ये तीनों बीजगणितीय विधि मतलब एल्जेब्रिक मेथड कहलाता है, और ये आलेख विधि ज्यामितीय विधि कहलाता है। इसको लिख लें, आप नोट कर लें। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे विलोपन, उसके बाद वज्रगुणन और अंत में पढ़ेंगे आलेख विधि। जब आप ये चारों विधि पढ़ लेंगे तो आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से। इसलिए अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इन 4 विधि में से याद रखें 3 विधि जो है वो बीजगणितीय विधि कहलाता है, ऊपर वाला तीनों। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे कोई सवाल लेते हैं, मान लीजिए ये सवाल है, ये है क्या, 2 चर वाले, 2 चर हैं, दोनों में रैखिक समीकरण है दोनों ही, और युग्म 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हल करना है। यदि आपसे कहा गया कि प्रतिस्थापन विधि से बनाएं तो कैसे आप बनाएं, पहले प्रतिस्थापन सीख लेते हैं हम, उसके बाद विलोपन, उसके बाद बजगुणन और अंत में आलेख विधि। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, ये कोई मैटर नहीं है। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 5। समीकरण 1 को हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, -3y को उस साइड भेजते हैं, तो -3y जब उधर जाएगा तो +3y, x इक्वल टू 2 यहां गुना में है, जब इधर आएगा भाग। इसको समीकरण 3 मान ली। देखिए किए क्या, हम समीकरण 1 से गाड़ी स्टार्ट किए। ठीक है, और x का मान जो वैल्यू निकाल लिए y के फॉर्म में, x का वैल्यू फाइनली नहीं निकला है, अभी रास्ते में है हम लोग। x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिए। किससे निकाले, समीकरण 1 से निकाले, और इसको समीकरण 3 मान लिए। और ये जो वैल्यू निकला 1 से निकला तो 2 में रख देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब उसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे। और यदि समीकरण 2 से लेके चलते तो x का जो भी मान निकलता उसको 1 में रख देंगे। चूंकि 1 से निकला है इसलिए 2 में रखेंगे। ओके, चलिए यहां से लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 1 से चल लिए थे, अब समीकरण 2 से, 2 को पहले यहां उतारते हैं। समीकरण 2 से
देखिए x का वैल्यू निकाले थे y के रूप में, y के फॉर्म में, जो भी निकला वो x के जगह पर रख देंगे। 3 इंटू यहाँ गुना छिपा हुआ है, 3 और x के बीच में गुना दे दिए, x का मान कितना निकला, 5 प्लस 3y बाय 2। x का जो भी वैल्यू निकला y के रूप में यहां रख दिए। 3x हो गया प्लस कितना है 4y इक्वल टू -1। ठीक है। अब फिर से एक बार हम बोल रहे हैं एक चीज, यदि आपका मन होता कि सर हम समीकरण 2 से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप 2 से x का मान निकालते हैं तो यहां फिर समीकरण 1 में x का मान पुट करेंगे, है ना। चलिए, चूंकि 1 से निकाले थे तो 2 में रखे, अब इसको 3 को ऊपर वाले दोनों से गुना होगा, 3 गुना 5 15 बाय 2। फैन नहीं चलाते हैं, आवाज होता है उससे, आपके वीडियो में आवाज जाएगी, इसलिए फैन बंद रखते हैं। चलिए क्या किए, 3 को इन दोनों से गुना कर दिए, गुना कर दिए। अब भिन्न का जोड़ 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 2 कट जाएगा। भिन्न का जोड़ जानते ही हैं, 2 में 2 से भाग दिए, 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 में 1 से भाग देंगे 2 और 2 को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे, 8y इक्वल टू -1। अब देखिए 15 9y प्लस 8y 17y, 9y और 8y दोनों एक जात का है इसलिए जुड़ जाएगा, दोनों एक ही y वाला है टर्म, इक्वल टू -1। ये 15 अलग चीज है, ये अलग, ये y वाला, ये अचर पद है, ये दोनों नहीं जुटे, ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। अब इसके नीचे हम नहीं लिखते, इधर मिटा के लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे। -1 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो इसको कोना कोनी गुना हो जाएगा। 15 प्लस 17y 15 प्लस 17y, 2 इंटू -1 -2 हो गया। ठीक है, -2 प्लस 15 उधर जाएगा, -15 -2 और -15 -17 y इक्वल टू -17। ये 17 जो गुना में है ये इधर जाएगा, भाग कट गया, इसलिए y इक्वल टू -1। y इक्वल टू कितना हो गया, -1। ठीक है। अब y का मान निकाल लिया हमने, कितना आया -1। अब ये y का मान फाइनली रूप से निकल चुका है। अब ये y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 जो निकला था, जो आप पहले उतारे होंगे, उसमें पुट कर देंगे। आप हिंदी में इंग्लिश में किसी तरह लिख सकते हैं। ये जो y का मान निकला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान निकल गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का जो वैल्यू निकला उसको समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, आप 2 में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 क्या था, x इक्वल टू 5 प्लस 3y बाय 2, ये था। x का मान कितना था, 5 प्लस 3y बाय 2।
अब इसमें पुट कर दें, सिंपल सा है। फाइव प्लस 3y, 5 + 3 इंटू y का मान फाइनली रूप से क्या निकला है, -1/2। 5 प्लस इंटू माइनस, -3 इंटू 1, 3/2। 5 में 3 गया, 2/2, 1। अतः x बराबर 1, y बराबर -1। हेंस लिखिए या अतः। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसका नाम प्रतिस्थापन विधि क्यों पड़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों पड़ा। इसका रीजन ये है, हमने क्या किया, सबसे शुरू में आप देखें अपने कॉपी को, x का मान y के फॉर्म में निकाला और उसको समीकरण 2 में रख दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। समीकरण 2 में x को हटा करके उसका जो वैल्यू हम निकाले थे, कितना निकाले थे, जो भी था 5 + 3y/2, समीकरण 3 में ये निकला था। इसको क्या किए थे, समीकरण 2 में x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, रख दिए थे, और इसीलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा। गौर से देखें आप लोग, इसको उतार लें अपने अपने कॉपियों पर। ओके, मिटाते हैं। आपको मैं होमवर्क दूंगा, आपको बनाना है ना। चलिए, ठीक है, इसको भी आप बना लें अपने से, प्रतिस्थापन विधि से। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, मानेंगे कि नहीं। मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा, समीकरण 1 से आप चलेंगे। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, x का मान निकालेंगे। जो x का मान निकलेगा उसको समीकरण 3 मान लेंगे, जो x का मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसीलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है, रख देंगे। तो समीकरण 2 में जैसे ही आप x का मान रखेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, कोना कोनी गुना वगैरह करेंगे, तो y का वैल्यू फाइनली रूप से निकल जाएगा। अब वो जो y का मान निकलेगा, उस y के मान को आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में कर लेंगे और आप निकाल लेंगे। पहले y का मान, फिर x का मान। चलिए, अब बारी है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन। ठीक है, ये सवाल है। इसको प्रतिस्थापन विधि से यदि हम आपको बोले तो आप बना सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। लेकिन
अब आपको दिया गया है विलोपन विधि से हल करें, मतलब x और y का मान निकालना है। किस विधि से सॉल्व करना है? किस विधि से? एलिमिनेशन मेथड से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विलोपन, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट होगा, कोई एक टर्म को हमको विलोप करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, गायब करना होगा। जब या तो x वाले को हम गायब कर देंगे या तो y वाले, किसी एक टर्म को गायब करना होगा। जैसे ही एक टर्म गायब हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। देखते ठीक है, देखिए इक्वेशन, ये मान लीजिए मेरा मन है कि हम y वाले को गायब करें, तो y वाले को बराबर होना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि x वाला को हम कटाएं तो x वाला बराबर होगा। तभी देखिए कटने के लिए दो चीज चाहिए, पहला बराबर होना चाहिए, दूसरा चिन्ह अलग होना चाहिए, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। जैसे कि मान लीजिए प्लस 10y और प्लस 10y है, बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है तो कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ यही, ये प्लस 10y यदि माइनस में रहता तो कट जाता। तो बराबर होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, सॉरी कटने के लिए, पहला बराबर हो, दूसरा चिन्ह अलग अलग हो, साइन एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो। तो हम वही कोशिश करेंगे। यदि हमें x वाले को कटाना है तो x वाले को बराबर कर देंगे, यदि मुझे y वाले को कटाना है तो y वाले को बराबर कर देंगे। चलिए y वाले को हम बराबर कर लेते हैं। यहां 2y है, यहां 1y है, सोचिए कैसे बराबर होगा। समीकरण 1 को कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना कर देंगे, या आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। इसका मतलब समझिए, आप इसको भाषा में लिखना चाहें तो खोल के लिख सकते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 में घटाने पर, देखिए यहां 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप गुना 1 लिखते भी हैं, ठीक है, नहीं भी लिखते हैं, हाँ 1 के अलावा यदि कोई अंक से गुना करते हैं तो लिखना आवश्यक है, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया। तो मेरा मन था y वाले को कटाने का, तो हम क्या किए, समीकरण 2 को 2 से गुना होगा। देखिए बराबर करना है y को, लेकिन जब भी गुना होगा तो पूरे समीकरण को गुना होगा। हम केवल y में गुना नहीं कर सकते, जब भी गुना होगा पूरे समीकरण को गुना करना होगा सेम चीज से, ठीक है। तो 1 से समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, इसको उतार देते हैं। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और समीकरण 2 को हम 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू प्लस y प्लस 2y, 2 इंटू 1 2। देखिए पूरे समीकरण को 2 से गुना हुआ, y को बराबर करने के चक्कर में सबको गुना करना पड़ा। जैसे गेहूं से एक कहावत है, गेहूं के चक्कर में घुन भी पिसा जाता है ना, बस वही चीज हो रहा है। इसको बराबर करने के चक्कर में सबको गुना करना पड़ेगा, केवल y को हम गुना नहीं कर सकते, पूरे समीकरण को गुना करना पड़ेगा हमें। अब देखिए क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 1 से गुना कर रहे हैं, 2 में 2 से गुना करके जोड़ना है। क्यों? माइनस और प्लस अपने आप कट जाएगा, माइनस और प्लस अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए केवल जोड़ देंगे। यदि यहां दोनों प्लस में होता या दोनों माइनस में होता तब यहां जोड़ने से काम नहीं चलता, तब वहां मुझे घटाना पड़ता और उसका चिन्ह बदलते। जोड़ने से नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलता है, यदि यहां माइनस होता तो नीचे वाला समों का चिन्ह बदल जाता, जिसकी आवश्यकता मुझे इस सवाल में नहीं है। चलिए अगले सवाल में हम बता देंगे। चलिए पहले हम इस सवाल पर यहां जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, अपने आप कट रहा है दोनों, केवल जोड़ देंगे ये और ये कट जाएगा, बराबर हो गया, साइन अलग हो गया, -2y + 2y, ओके।
अब देखिए 5x और 6x कितना हो गया, 5 घोड़ा और 6 घोड़ा मतलब 11 घोड़ा, x को घोड़ा मान लिए हो। फिर 9 2 11, प्लस प्लस समान चिन्ह में जुट गया। यदि एक प्लस में होता है एक माइनस में तो हम विपरीत चिन्ह में घटा देते वहां। 11 गुना में है, इधर जाएगा भाग में, 11 से 11 कट गया एक बार, x इक्वल टू 1। ये विधि बिल्कुल ही आसान है, इसीलिए बच्चे इस विधि को सबसे अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान विधि माना गया है और सबसे कम समय भी लेता है। लेकिन आपको जानना सभी विधियों को है। मान लीजिए आपको एग्जाम में आता है ग्राफ से हल करना है तो उसी विधि से बनाना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, प्रतिस्थापन, और कोई बच्चा बना दिया ये विधि, तब तो फिर वो गलत हो गया। इसलिए आपको सभी विधियों को अच्छे से जानना है। x का मान निकल गया, हिंदी में भी लिख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। आपको जिसमें मन हो उसमें रखें। समीकरण 1 में रखने पर या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड कोई भी, 5x माइनस 2y बराबर 1। एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं, इसीलिए इसका नाम पड़ा विलोपन विधि, मतलब एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया, y को गायब कर दिया, विलोप कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। देखिए y दोनों कट गया, x केवल बचा, y वाला गायब हुआ ना, विलोप हुआ ना, इसीलिए इस विधि का नाम पड़ा विलोपन विधि, है ना। चलिए 5 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना 1 माइनस 2y इक्वल टू 1। एक्स का जो भी मान निकला, एक्स का 1 निकला था तो 1 रख दिए। 5 और एक्स के बीच में गुना छिपा हुआ है तो गुना लिख दिए। प्लस 5, एक में 5 गया, माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 2। अतः x बराबर 1, y इक्वल टू 2। यही है विलोपन विधि। ठीक है, बहुत ही आसान। किसी यदि हम x को बराबर करते तो x को यदि मुझे बराबर करने का मन होता तो समीकरण 1 को हम 3 से गुना करते और समीकरण 2 को 5 से, उल्टा पुल्टी कर देते। तो ये भी 5 दिया 15, ये भी 3 5 15 हो जाता और इसके चक्कर में पूरे समीकरण को गुना करना पड़ता, लेकिन x वाला कट जाता। तब यहाँ क्या करते हैं, जोड़ने के बदले घटा के बता देते हैं हम उस तरह का। हाँ, कल जो मैंने क्लास लिया था उसमें 4 नंबर में जो गुणनखंड किया था वो प्लस और माइनस उल्टा हो गया था। कल जो 4 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव था उसको आप खुद से सही कर लेंगे, मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था नीचे। एक सवाल और देता हूं मैं, तब ये दोनों विधि क्लियर हो जाएगा। आप लोग सवाल बनाएंगे, मैं दूंगा होमवर्क आप लोगों को। एक सवाल है 5x माइनस 2y इक्वल टू 6 और दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको भी विलोपन विधि से ही बनाना है, एलिमिनेशन मेथड से ही बनाना है। चलिए बराबर करते हैं, किसी को बराबर कीजिए आप, या तो x वाले को या तो y वाले को। अब सोचिए यहां 2y है, मान लीजिए मेरा मन है y वाले को फिर से बराबर करते हैं तो दोनों बराबर होना। यहां 2 है, यहां 3 है। इसका सबसे अच्छा तरीका 2 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए, कितना होता है 6।
एलसीएम 6, मतलब इसको भी 6 पूरा दीजिए, इसको भी 6 पूरा दीजिए। जो दोनों का एलसीएम आया मने मन या रफ में, ठीक है। अब 6 पुराने के लिए पहले समीकरण को 3 से गुना करना होगा और दूसरे समीकरण को 2 से गुना करना होगा। सबसे अच्छा तरीका यही है। अब मान लीजिए आपको x को बराबर करना होता तो 5 और 2 का लघुत्तम 10, तो पहले समीकरण को 10 पुराने के लिए 2 से गुना करना होता और दूसरे समीकरण को 10 पुराने के लिए 5 से गुना करना होता। खैर चलिए, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 6 लाना है, तो समीकरण 1 को 3 से गुना होगा। इसको बराबर करने के चक्कर में पूरा समीकरण को गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 3y है तो इसको 2 से गुना करना होगा। ये भी हो जाएगा 2 3 6 6y, ये भी हो जाएगा 3 2 6y। अब देखिए ये भी बराबर तो हो जाएगा लेकिन दोनों माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस तो कटता नहीं है ना। एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां जो पिछले सवाल में हम लिखे थे जोड़ने पर, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। बस यही अंतर है। जैसे ही घटाएंगे तो नीचे वाले माइनस का चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस और ये दोनों कट जाएगा, है ना। चलिए 3 इंटू 5 15x 3 दूनी 6y, 3 इंटू 6 18। अब समीकरण 2 को भी 2 से गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 4x, 2 3 6y, 2 को 9 से 18। समीकरण 1 को पूरे समीकरण को 3 से गुना करना पड़ा और समीकरण पूरे 2 को 2 से गुना करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस आ गया, नहीं कट रहा है तो यहां माइनस, इसीलिए यदि हम प्लस देते यहां पर तो ये चिन्ह नहीं बदलता। जैसे कि भाग आपने पढ़ा था, भाग में नीचे का साइन इसलिए बदलता था क्योंकि ऊपर से नीचे वाले को घटाते थे। तो यहां पर माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब देखिए -6y प्लस 6y कट गया। यही तो हम चाहते थे। इसी तरह एक टर्म का विलोप करना, गायब करना, या तो x वाले को या तो y वाले को, बस यही समझना है। यदि दोनों में चिन्ह समान है तो घटा करके इसका चिन्ह बदल दें, यहाँ माइनस कर दें। यदि एक माइनस एक प्लस है, खुद ब खुद कट ही रहा है तो जोड़ दें उसको, यहाँ प्लस कर दें, कट जाएगा। किसी तरह कटा देना है, ठीक है। अब देखिए 15 है प्लस में, 4x का चिन्ह अब प्लस से बदल के माइनस हो चुका है तो 15x में 4x चला गया, 11x। बड़ा का चिन्ह लगेगा, बड़ा 15x का चिन्ह प्लस है, प्लस तो नहीं भी देंगे चलेगा। अब देखिए 18 प्लस में 18 माइनस में, ये भी तो कट गया। 18 में 18 गया 0, या कटा दीजिए डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0, 11 यहाँ गुना में है, जब इधर जाएगा तो भाग में। और हम बोले थे कि 0 बहुत खतरनाक राक्षस है, किसी को भी निगल जाता है। तो 11 को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। 0 में जब 11 से भाग देंगे तो ठीक है, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, जो लिखिए तो x का मान 0 निकला। जो भी निकला 5x minus 2y इक्वल टू 6, और देखिए कोमा इधर बराबर है तो और देना है। 5 इंटू एक्स, एक्स का मान अभी तुरंत निकाला हमने, 0 यहाँ गुना छिपा हुआ, गुना दे -2y इक्वल टू 6। 5 इंटू 0 है तो हटा देते हैं, -2y इक्वल टू 6,
y इक्वल टू 6, ये -2 जब गुना से भाग में जाएगा नहीं तो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आप बोले थे कि जब उस पार जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये -2 जब उस पार जाएगा तो प्लस नहीं होगा? नहीं होगा। जब गुना से भाग में जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। यदि इधर माइनस में हो, जैसे ऐसा रहता -2 + y = 7, तब ये -2 जब उधर जाता +2 हो जाता। ये माइनस में है क्योंकि इसके बाद प्लस है। यदि इसके बाद गुना हो तब उधर जाने पर उसका साइन चेंज नहीं होता है। ठीक, 6 में 2 से भाग दे दिए 3, ये माइनस भी ऊपर चला जाए -3, अतः x = 0, y = -3। बिल्कुल ही आसान है। आपने आज 2 विधि सीखा, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप क्या करेंगे, उसको दोनों ही विधि से बना करके लाएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी और सभी सवाल को दोनों विधि से बनाना है आपको। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है और मैं होमवर्क वीडियो में भी डाल दूंगा और आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। ठीक है, जिनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है वो फ़ोन करके, या जिनको होमवर्क नहीं पहुंचा वो फ़ोन करके आप हमको दे देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी होमवर्क भेज दूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। हमने 12 सवाल दिए हैं और इन सभी सवालों को दोनों विधि से आपको बनाना है, प्रतिस्थापन से और विलोपन से। और याद रखिए दोनों ही विधि से आंसर सेम आएगा। यदि सेम नहीं आया तो समझ लीजिए आपने कुछ गलती कर दी है ना। ठीक है, तो आप इसको दोनों विधि से बनाएंगे। मतलब 12 सवाल मैंने दिया, ये 12 × 2 मतलब 24, 24 सवाल हो गया। ठीक है, आपको दोनों विधि से बनाना है, दोनों विधि में आंसर सेम आना चाहिए। यदि सेम नहीं आया मतलब आपके द्वारा कुछ गलती हो गई, उसको आप ढूंढेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 विधि और बच गया, एक वज्र गुणन और दूसरा आलेख, वो दोनों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप हमसे पहले बना लेंगे, है कि कौन कहता है कि मैथ कठिन है? बिल्कुल नहीं, आप ध्यान दें, आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। अपनी वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लें, सभी 12 सवाल। ऐसे मैं आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा इसको। यदि किन्हीं को व्हाट्सएप का मैसेज नहीं जा रहा है तो आप हमसे बात कर लें। ठीक है, आप लोग होमवर्क बनाएं, अच्छे से रहें, ध्यान से रहें, पढ़ें, समय का सदुपयोग करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।